एनबीएचएम क्वेश्चन नंबर 16 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। बहुत मस्त है। देखो कैसी अच्छी चीज इसमें यूज होती है, लेकिन एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये एनबीएचएम 2024 की प्रॉब्लम है। इसमें मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा, इसके पीछे के मोटिवेशन पे कि इसको ऐसे करेंगे वन बाय स्टेप, माने पहले इजी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है अपने क्लास में। 1 ईयर पहले, 1 ईयर पहले का लेक्चर है वो, आप चाहें तो चेक कर लेना। मैं लेक्चर का आपको एड्रेस दे देता हूँ, वो कहाँ पे है वो लेक्चर। आप यूट्यूब चैनल में होंगे तो यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट्स में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप डेमो लेक्चर्स फॉर रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिखा होगा, एक प्लेलिस्ट ऐसी होगी। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा लेक्चर 17 आई एंड लेक्चर 18 आई। मुझे जहां तक याद है ये वाली जो प्रॉब्लम से हैं, इससे रिलेटेड और भी अच्छी प्रॉब्लम्स उसमें हैं, ठीक है। वो इस वाले लेक्चर में है, आप दोनों को चेक कर लेना। तो इसमें क्या होगा कि मैंने वहां समझाया भी होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट इसी का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड भी उसमें और प्रॉब्लम्स हैं। ओके, इससे मतलब क्या इस ये मतलब 2-3 प्रॉब्लम्स हैं वहां पे। तो 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने पहले इजी कराई होगी, फिर उसके बाद ये कराई होगी, फिर उसके बाद ये कराई होगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसको ऐसे करेंगे करके, ठीक है। तो वो आप वहां चेक कर लेंगे, मैं यहाँ उसको रिपीट नहीं करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा कि ऐसे 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 करेंगे करके, इसको कंसीडर दिस बोलूंगा। तो आप बोलेंगे, सोचेंगे कि यार कंसीडर दिस सर को कैसे पता चला ऐसा कंसीडर करना है। तो कैसे पता चला जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर को जाके देखना, और इसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अच्छी अच्छी हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी वहां आपको सीखने को मिल जाएगी, ठीक। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब सॉल्यूशन में इसका भी यहाँ बताऊंगा, डोंट वरी। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको डिस्क दी गई है, तो डिस्क में खींच ही लेता हूँ, शायद इसकी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं भी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, मिटा देंगे। ओके, ये रही आपकी डिस्क। ओ सो ये मान लीजिए आपकी यूनिट डिस्क है, और डी बार यानी कि ये वाला पार्ट भी, ठीक है, इसको भी आप मिला देंगे, बाउंड्री को भी, और अंदर का पार्ट तो लेंगे ही लेंगे, ठीक। बी कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ आपके पास क्या है, जो क्लोज्ड यूनिट डिस्क से कंटिन्यूअस फंक्शन है। सपोज दैट एफ रेस्ट्रिक्टेड टू डी। एफ रेस्ट्रिक्टेड टू डी का मतलब है जब आप क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट में, बाउंड्री को हटा दीजिए, इतने पार्ट में फंक्शन को कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? मतलब उसमें बाउंड्री नहीं है, ओनली यूनिट सर्कल में कंसीडर करेंगे। इज होलोमॉर्फिक, ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क में फंक्शन होलोमॉर्फिक है, इस बात को समझें। दिस इज ओपन यूनिट डिस्क। ओके, स्टाइल, ये है आपकी ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है। मैंने इसकी बाउंड्री को क्या कर दिया है, इस तरीके से बना दिया है। इसका मतलब ये है कि अब एक्सिस अभी छोड़िए, ये जो अंदर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ फंक्शन होलोमॉर्फिक है, यहाँ मैंने डॉट डॉट कर दिया है, यहाँ फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूअस है। ओके, तो इस पूरी क्लोज डिस्क पे अगर आप इसको भी लेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाउंड्री भी लेंगे, और अंदर होलोमॉर्फिक है ओपन यूनिट डिस्क में, ठीक। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। फर्दर क्या सेटिस्फाई कर रहा है वो देखो। यूनिट यूनिट सर्कल में आपका फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें अभी। एफ गिवन, ओके, क्या दिया गया है कि mod of fj is equal to 1 for all z satisfying mod z equal to 1। ये हमें दिया गया है, ठीक है, कि यूनिट सर्कल पर जितने भी जेड हैं उनके लिए फंक्शन ये सेटिस्फाई करता है। अब बोला क्या है आगे कि एफ वेनिसेस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट ए, यानी कि जो अंदर जीरो है सिर्फ एक जीरो है, और उसका नाम वो क्या है, ए। एफ इक्वल टू 0 और एट ए बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में बिलोंग करता है,
ए रियल है और इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। ये बात समझ में आ गई है यहाँ तक? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए ना, अगर पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे सॉल्व। आपका ए कहीं मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, ओके, मैंने यहाँ पे बना दिया ए यहाँ पे, लेकिन ये इसी पर वेनिस हो रहा है और किसी पे वेनिस नहीं हो रहा है। ऑल्सो 1 पर क्या वैल्यू लेता है फंक्शन बोला है, 1 वैल्यू लेता है। फाइंड ऑल द फंक्शंस हैविंग द अबव प्रॉपर्टीज। ओके, सो ए के अलावा कोई जीरो तो है नहीं फंक्शन का। ओके, सपोज द ऑर्डर ऑफ जीरो of 0 of f is n। ठीक है, अब ये इसका फाइनाइटली ऑर्डर हो सकता है हाँ फंक्शन का। अगर छोड़ो इस बात को भूल जाएं एक पल के लिए, मान लो कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है ओपन यूनिट डिस्क में, तो उसके पास क्या इनफाइनाइटली मैनी जीरो हो सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन को भूल के इस क्वेश्चन पे आओ। कैन अ एनालिटिक फंक्शन हैव इनफाइनाइटली मैनी जीरोस व्हिच इज एनालिटिक इन द ओपन यूनिट डिस्क? ओपन यूनिट डिस्क में कोई एनालिटिक फंक्शन है और नॉन जीरो है, ठीक है, क्या उसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरो हो सकते हैं? यस और नो? नो सर। नो। ओके, No, व्हाई? sir. राइट, नहीं हो सकते। Isolated. क्यों? क्या आइसो? 0 sir, isolated. हाँ, जीरोज आर आइसोलेटेड मेनली, फिर आइडेंटिटी थ्योरम तुम लगाओगे इसमें, ठीक है, चलो ठीक है, जीरोज आर आइसोलेटेड वो भी ठीक है, नहीं तो उनके पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा बोल्जर-वीएस्टास थ्योरम से, और उस पे भी वेनिस होगा, ठीक है। चलो, आप लोगों को आना चाहिए मतलब ये, ठीक। तो यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये जीरो है तो इसका ऑर्डर होगा कुछ। ऑर्डर माने समझे कि जीरो का ऑर्डर अगर n है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको पता होगा इस तरीके से लिख सकते हैं आप अपने फंक्शन को, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अगर ऑर्डर n है तो एफ जेड को कैसे लिख सकते हैं? जेड माइनस ए की पावर n जी जेड। मैंने क्या कहा, अब मैं यहाँ पे सीधे फंक्शन कंसीडर करूंगा। अगर ये सारी डिटेल में देखनी है जिसमें मैंने 30-35 मिनट डिस्कस किया है, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसको आप लेक्चर 17 आई में जाकर देख लें। ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे ऐसा फंक्शन कंसीडर करना है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। मैं तो हाँ एक काम करूंगा कि जब ये यूट्यूब में वीडियो आएगा, आई बटन पे ऊपर आई आता है ना, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा उस लेक्चर को। मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे लगा देना, अगर भूल गया तो फिर भूल गया, नहीं तो कमेंट कर देना आप लोग, ऐसा बोला था सर आपने करके, ठीक है, ताकि बाद में लगा देंगे, ठीक। तो देखो एफजेड कुछ ऐसा होगा। अगर फंक्शन हमारा कोई नॉन वेनिसिंग हो, ये वाली प्रॉब्लम इसमें काम आती है, और इसको सेटिस्फाई कर रहा हो कि नॉन वेनिसिंग फंक्शन है और इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? एनीवन, कोई फंक्शन है ओपन यूनिट डिस्क में और यूनिट सर्कल पे कंटिन्यूअस है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है नॉन वेनिसिंग, समवन मिनिमम मॉडुलस थ्योरम से मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पे। हाँ, तो व्हाट कैन यू से? गुड, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। सर मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से अपन बोल सकते हैं कि मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बाउंड्री पर होगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है डी पर और बाउंड्री पर, सॉरी होलोमॉर्फिक है डी पर और। वेरी गुड, तो व्हाट इज द रिजल्ट? I mean, what can you say about f? Just apply the principle you are saying and say that fz would be something. Right, its minimum value will be on boundary. Sir, I don't think we can apply minimum out here because there's a zero at A. We can apply maximum out here. I'm just asking, suppose you have a function which is non-vanishing and it is defined on the open unit disk and continuous on the unit circle. I'm giving you this hypothesis, okay? I'm assuming this, that f is a non-vanishing function which is continuous on the unit circle, analytic in the disk. So what can you say about such a function which satisfies this? fz equal to z minus Mod of fz equal to 1. Fz equal to 1. Mod of f, whatever function that you're saying, sir, mod of fz will be 1. Everywhere. Yeah, everywhere. Right. Very good. Then mod of fz would be
1, it means this is, it doesn't mean this. Okay, this would be of the form e to the power I theta. You say that mod of fz equal to 1 everywhere, so its modulus is constant, so it must be constant, so it is of the form e to the power I theta, है ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा ऐसा फंक्शन। लेकिन हमारा जो fz है वो ऐसा है नहीं। देखो, अगर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो हम क्या करें, हम एक फंक्शन ऐसा कंसीडर करते हैं fz बाई, इससे हटा देते हैं ये z माइनस n का फैक्टर, लेकिन फिर ये यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में फंक्शन बनेगा नहीं, तो फिर हम उसके लिए इसको किससे डिवाइड करते हैं, 1 माइनस एक बार z की पावर n। अब ये फंक्शन ऐसा बन जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। डिटेल में देखना चाहते हैं ये सब कुछ तो उस लेक्चर में देखेंगे जिसकी मैंने बात कर दी है, ठीक है। अब मैंने इतना इसके बारे में बोल दिया है, ओके। आपको सब स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि सर ने कैसे सोच लिया, ये फंक्शन सर ने कैसे लिख दिया, मैंने सब एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक। तो मैं बस रिपीट नहीं करना चाह रहा उस चीज को। जीजेड इक्वल टू, लेट जीजेड इक्वल टू एफजेड ओवर जेड माइनस ए मैं फिर भी बोलूंगा थोड़ा सा जल्दी में, ए जेड, क्योंकि ए रियल है, हाँ ए बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने सिंपल ये किया कि एफ जेड ओवर, मैंने जेड माइनस ए फैक्टर हटाना था, नॉन वैनिसिंग बनाना था फंक्शन को, तो उसके लिए हटाना तो चाहा, फिर इसका मॉड्यूलस 1 भी रखना था। इसका मॉड्यूलस 1 रखने के लिए ऊपर वाले का मॉड्यूलस तो यूनिट सर्कल पर 1 है ही है, तो नीचे वाले के भी मॉड्यूलस को क्या मैं 1 कर सकता हूँ? हाँ, मुझे पता है ये वाली ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क, उसके अगले लेक्चर में डिस्कस की है मैंने, लेक्चर 18 में। वो इस फॉर्म की होती है, मतलब इस फॉर्म की ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क होती है, और जो बाउंड्री को बाउंड्री पे मैप करती है। अगर मैं नीचे इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा, ये मतलब इससे डिवाइड करूंगा, इस फैक्टर से नहीं, है फैक्टर कहाँ है, तो मतलब इस फंक्शन से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर से जेड माइनस ए वाला फैक्टर भी हटेगा, और देखो जब आप मॉड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अभी आपको बताता हूँ, इसको हटा दो। मतलब ओवरऑल ये समझो कि जेड माइनस ए फैक्टर तो हट गया, तो लेकिन अभी मैंने एफ जेड को ऐसा लिखा था, हाँ ये वो वाला जी जेड नहीं है अब, ठीक है, ऐसे लिखा था। ये जो मैं लेट जी जेड बोल रहा हूँ अब, ये मतलब जी जेड मैंने इसका नाम रखा है, चाहे इसका नाम, तो जेड माइनस ए फैक्टर हट गया, अब मेरे पास ये फंक्शन ऐसे बन गया। लेकिन ये फंक्शन क्या सेटिस्फाई करता है, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड ऑफ एच जेड आप करेंगे तो आएगा ये मॉड ऑफ एफ जेड, यूनिट सर्कल की बात मैं कर रहा हूँ ओनली, तो जेड माइनस ए ओवर का पावर n। मैंने क्या बोला, ये जो फंक्शन है नीचे, ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क होती है, यूनिट डिस्क के अंदर वाले पार्ट को अंदर मैप करती है 1 1 on 2। ये क्वेश्चन आपके नेट में भी बहुत बार आया है, CSIR नेट में भी, ये फेमस चीज है, मतलब ये किसी भी बुक में होगी। एंड बाउंड्री को बाउंड्री पे मैप करती है, और चाहो तो मैं बता भी देता हूँ, स्टेन एंड साकाराची में देखना, पहले चैप्टर में ही एक्सरसाइज है, ऐसा आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए, तब आप ये प्रॉब्लम कर पाओगे, ओके। और नहीं तो लेक्चर देखेंगे जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उसमें सब कुछ है। लेक्चर 17 II, लेक्चर 17 18 II, ओके, उसमें सब कुछ है, ये मतलब डिटेल में। तो ये आएगा, ऊपर वाला भी 1 है, कहाँ है लेकिन ये ऑन, ऑल्सो एच जेड इज नॉन वेनिसिंग, नॉन वेनिसिंग, ये सबको पता है नॉन वेनिसिंग क्यों हुआ। यस और नो बोलो, नहीं तो मैं बताऊंगा भाई क्यों है नॉन वेनिसिंग, बताऊं। क्योंकि एफ जेड को आप ऐसे लिख सकते हो ना, जेड माइनस ए की पावर n इंटू जी जेड, ये जीरोज की थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, जहां जी जेड अब ए पर वेनिस नहीं होगा। अब जी जेड कभी वेनिस नहीं होगा क्योंकि ए ओनली जीरो था एफ जेड का, तो सारे जीरो हम, मतलब जितना भी ऑर्डर था जीरो हमने ले लिए इधर, जो भी ऑर्डर था उसका पूरा फैक्टर मैंने ले लिया है। ये आप जानते होंगे, इस तरीके से लिखा जाता है फंक्शन को। अब मैंने इसको डिवाइड किससे किया है, देखो, जेड माइनस ए की पावर n बाई जो आ रहा है ना, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 माइनस ए जेड की पावर n, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन नॉन वेनिसिंग आ रहा है हमेशा, 1 माइनस ए जेड, ये कभी भी वेनिस नहीं होगा। अब ये कहाँ पे जीरो होता है, जहां पे ये जीरो होता है वो पॉइंट बाहर आता है यूनिट डिस्क के, 1 माइनस ए जेड, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 बाई ए आएगा ना। ए है आपका कहाँ, रियल नंबर है -1 से 1 के बीच में, तो 1 माइनस ए तो बाहर चला गया, ठीक है।
तो ये नॉन वेनिसिंग फंक्शन होगा, ठीक है, ओके राइट। या ये सिर्फ एक पार्ट है उस लेक्चर का, जिस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम जस्ट अ सिंपल पार्ट। वो एनबीएचएम के एग्जाम से पहले ही मैंने डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर किया होता तो इस प्रॉब्लम को तो आप आसानी से कर देते। चलिए, एच जेड इज नॉन वेनिसिंग। सो देखो, एच इज अ फंक्शन फ्रॉम डी टू डी, एनालिटिक नॉन वेनिसिंग and continuous on del of d, ठीक है। सो बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैं बताऊंगा वो कैसे, ओके। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल mod of hz is 1 for all z and d। कैसे आपको बताता हूँ, देखो लिख नहीं रहा हूं मैं, सिंपल सी चीज है। एमजीएचएम की प्रॉब्लम कर रहे हो तो ये सब थोड़ी लिखूंगा कि देखो आपका कोई फंक्शन था, कोई भी फंक्शन, इसको सिर्फ समझो, अंदर नॉन वेनिसिंग है। अभी एक बच्चे ने कहा भी ना कि मिनिमम वैल्यू अपनी कहाँ पे लेगा, यूनिट बाउंड्री पे लेगा, नॉन वेनिसिंग है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसके मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये यूनिट सर्कल पर हमेशा 1 वैल्यू ले रहा है, मॉडुलस ऑफ एफजेड इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड इन द यूनिट सर्कल। मिनिमम वैल्यू भी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट होगा, इसकी जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा 1 ही आ रहा होगा। इस वाले को ऐसे करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। सी, इसका जो मॉड होगा सुप्रीमम जेड बिलोंग्स टू डी, वो होगा किसके इक्वल, सुप्रीमम मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से। केवल बाउंड्री पे लेना बहुत पर्याप्त है, जो कि 1 है, ठीक है। और हमें पता है मिनिमम भी 1 है, वो भी बाउंड्री के किसी पॉइंट पे क्या होगा, अटेन होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक ही है फंक्शन मॉड ऑफ एच जेड की। तो इसका मतलब ये, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है, तो ये फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा 1, राइट। तो यू विल फिल द डिटेल्स ना, लेक्चर में मैंने डिटेल्स भी फिल की हैं सारी, ओके। सो इसका मतलब जिसका मॉडुलस कांस्टेंट होता है वो फंक्शन कांस्टेंट होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये आपने किया होगा, ओके। और सम सी लिख देते हैं इसको, सी, एंड सी का मॉड क्या होगा, 1। इसलिए अब ऊपर चले जाएं तो हम, इसलिए आपका एफजेड क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ रहे हैं, तो सी टाइम्स जेड माइनस ए की पावर n, 1 माइनस ए जेड की पावर n। लेकिन आपको पता है कि 1 इक्वल टू 1 दिया है, उसने क्वेश्चन में दिया है f1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रखोगे तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा, दिस गिव्स c इक्वल टू 1। तो आपका फंक्शन क्या आया, ये रहा। ऐसा ही आपका आंसर भी है, आप चेक कर सकते हैं, n इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 बिट ऑर्डर, ठीक है। डिटेल लास्ट में फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं फर्स्ट का देखते हैं फिर लास्ट का देखते हैं, बीच में तो देखते नहीं है, स्किप स्किप कर। तो लेक्चर्स देख लेना अब हाँ, वैसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने बीच में बोला, क्योंकि जो पहला और लास्ट का देख रहे हैं तो उनसे तो उम्मीद करते हो उतना बड़ा लेक्चर देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे वो, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ठीक है, समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। कितनी अच्छी प्रॉब्लम आती है ना एनबीएचएम में। नाउ फील द ब्यूटी ऑफ एनबीएचएम।